Hello everyone, this is Dr. Ravi Kumar Verma. In last lectures, we have studied about the definition of linear independent and linearly dependent subset of a given vector space and have discussed about related theorems and also we have studied some problems related to that topics. और फिर तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए तो हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट्स से रिलेटेड टॉपिक्स को से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स रिलेटेड सबसेट्स और अभी एक रिजल्ट हम लोग देखेंगे। रिजल्ट क्या है? टू वेक्टर्स in R square over R are linearly dependent if and only if they lies in the same line passing through origin। ये हमारा रिजल्ट है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी देखेंगे। रिजल्ट क्या कह रहा है कि मान लिया जाए कि हमारा क्या है, एक वेक्टर स्पेस है जो क्या है आर स्क्वायर ओवर आर। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये देखा था कि आर स्क्वायर ओवर आर के जो सब स्पेसेस हैं वो कौन कौन से होंगे। एक जीरो स्पेस, एक लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, जो भी ऑल द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और तीसरा क्या है ये खुद। ठीक है, तो अब इसी में जो है टू अगर मान लेते हैं कि टू वेक्टर्स पिक करते हैं इस वेक्टर स्पेस का आर स्क्वायर ओवर आर का, तो दोनों क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कब? जब वो दोनों जो है दोनों पॉइंट्स जो है एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा विच इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, लेकिन अगर दो मान लेते हैं कि ये हमारा ठीक है ऐसा कुछ है, अगर कुछ एक ऐसा एक पॉइंट लेते हैं न्यू वन और एक हम पॉइंट लेते हैं न्यू टू, और ये क्या हो रहा है अगर इसको हम मिलाते हैं तो क्या होगा, दिस इज मैक्स स्ट्रेट लाइन और फिर न्यू वन और न्यू टू जो है लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ऐसे केस में क्या होगा, न्यू वन और न्यू टू क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर ये ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, वो जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मान लेते हैं कि एक है न्यू वन ऐसा और एक है न्यू टू हमारे यहाँ पे। तो अब देखो क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, मान लेते हैं कि L1 है और एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बन गया, मान लेते हैं ये क्या L2 है। अब देखो दो वेक्टर्स तो है, दोनों ही एलिमेंट्स किसके हैं, आर स्क्वायर ओवर आर की, लेकिन इसमें एक ये है कि इस चीज को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, न्यू वन और न्यू टू क्या हो रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इस केस में न्यू वन और न्यू टू क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स होंगे, और इस केस में क्या होगा, न्यू वन और न्यू टू क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ठीक उसी तरह से मान लीजिए ये हमारा रिजल्ट वन है, और फिर इसी को ही अगर हम एक्सटेंड करेंगे थ्री डायमेंशनल के लिए, थ्री वेक्टर्स इन R cube over R are linearly dependent, that is LD, if and only if they lie in the
सेम प्लेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम प्लेन, वहां पे क्या हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे टू वेक्टर्स पिक किया और एलिमेंट्स किसके हैं आर स्क्वायर ओवर आर के, यहाँ पे थ्री वेक्टर्स पिक कर रहे हैं और जो क्या है एलिमेंट्स किसके हैं आर क्यू और मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस में। तो क्या होगा यहाँ पे तीन, यहाँ पे प्लेन की चर्चा कर रहे हैं, आर लिनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ दे लाई इन द सेम प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फाइंड एन इनफाइनाइट सेट या सबसेट of r square over r such that st means such that any two vectors of this set means इसका या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं सबसेट S of S is SR LI। तो हमें एक सबसेट आर स्क्वायर ओवर आर का मीन्स क्या है आर स्क्वायर ओवर आर क्या है एक वेक्टर स्पेस। तो इस वेक्टर स्पेस से एक सबसेट फाइंड करना है जो कि क्या जिसमें क्या होगा कि वो उस सेट से कोई भी दो एलिमेंट को पिक करेंगे तो क्या होगा वो लिनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा, ये प्रॉब्लम है। तो अब इसको हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर हम इसकी बात करें, चलो ये हमारा x है, ये है y एक्सिस, ठीक है, ये x है y एक्सिस, यही तो है r स्क्वायर ओवर r। तो ये एक वेक्टर स्पेस है। हम इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे, क्वाड्रेंट में एक सर्कल का ये जो है 1/4 पार्ट हम इसको कंसीडर करते हैं। अब देखो अगर इसमें अगर इस सेट की बात करें, ये एक सेट बन रहा है ना, ये इस कर्व की बात करें तो ये एक कर्व है और ये एक सेट भी बनेगा सब, और ये वो किसका सबसेट होगा आर स्क्वायर ओवर आर का ही सबसेट होगा। तो अब देखो कोई भी दो पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग पिक कर लेते हैं, कोई भी दो डिफरेंट होना चाहिए, एनी टू, यहाँ पे डिफरेंट भी लिख सकते हैं, डिफरेंट, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स को पिक करते हैं न्यू 1 और न्यू 2, और इससे क्या मिलेगा ये देखो ये क्या हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए क्या हो रहा है L1, इससे फॉर्म करते हैं ऑरिजिन और न्यू को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन फाइंड करते हैं जो क्या है पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, ठीक है। और देखो दूसरा ये L2, अब इस केस में क्या दिख रहा है न्यू 1 और न्यू 2 क्या होगा बाय दिस रिजल्ट ये क्या हो जाएगा लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये लिनियरली डिपेंडेंट होता तो क्या होता है न्यू 1 एंड न्यू 2 शुड लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है न्यू 1 और न्यू 2 क्या हो रहा है दो स्ट्रेट लाइंस पे लाई कर रहा है जो कि दोनों स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो अब ऐसा ये न्यू 1 और न्यू 2 के लिए नहीं, यहाँ पे जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स को पिक करेंगे तो वैसा ही होगा, दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। तो और इस जो है कर्व में ये जो कर्व कितने एलिमेंट्स हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया यही सेट बन गया, ये जो हमारा क्या है मान लो फ्रॉम ए टू बी, ये हमारा ये मान लेते हैं कि O है, तो ये जो आर्क AB है यही एक सबसेट है आर स्क्वायर ओवर आर का, जो कि एक इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर है, और जो कि जिसके कोई भी दो एलिमेंट्स क्या है लिनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और इसको मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो ऐसा कुछ होगा x y such that
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सबसे पहला कंडीशन क्या है, ये एक स्ट्रेट क्या है कि ये सर्कल का इक्वेशन है, और दूसरे सर्कल में एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारा ये क्या है, फुल सर्कल अगर ये है, तो इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन ऑफ रेडियस 1। तो अगर रेडियस 1 है तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना है, 1 हो जाएगा। तो वो सारे पॉइंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पे सच दैट x इज लाइंग इन बिटवीन 0 टू 1। तो इसका मतलब यही हो गया, ये तो यही कह रहा है ना, यही वाला कर्व। ठीक है, तो ये कर्व क्या है, एक ऐसा सबसेट है जो क्या है इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन करता है, और साथ ही साथ क्या है, कोई भी दो डिफरेंट वेक्टर्स जो है क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये है, check the sets are LI और LD। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला सेट क्या है, मान लेते हैं S1 x sin x, और दूसरा क्या है x sin x cos x, ये हमारा सेट है। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो सेट्स S1 और S2 है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला देखते हैं, पहला क्या है कि अब देखो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि टू वेक्टर्स ऑफ ए गिवन वेक्टर स्पेस आर लिनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, या फिर वन इज डिपेंडेंट टू अदर। ठीक है, तो अब देखो कि x और sin x क्या है, दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि मान लेते हैं कि sin x इज इक्वल टू कोई अल्फा एलिमेंट है फील्ड का इनटू x फॉर सम अल्फा बिलोंगिंग टू f। ऐसा तो हम नहीं लिख सकते इसे, या फिर sin x को x के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो सेट है दोनों जो S1 है वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। अच्छा एक बात और है, sin x को क्या है कि पॉलिनोमियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है, देखो कोई स्टूडेंट कहेगा क्या कि sin x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x के पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस, ऐसा ही जाएगा। तो अब कोई स्टूडेंट कह रहा है क्या कि sin x को हमने क्या किया, पॉलिनोमियल के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, जो जिसका पहला टर्म है 1 इंटू एक्स, वन तो फील्ड का एलिमेंट है, माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3, ये भी फील्ड का एलिमेंट है, 1 बाई फैक्टोरियल 5, मान लीजिए r हमारा फील्ड है, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 ये भी फील्ड का एलिमेंट है। तो हम लोग तो लिख दिए इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, लेकिन ये सही नहीं है। इसको भले ही ऐसे लिख सकते हैं लेकिन सही इसलिए नहीं है क्योंकि लीनियर हम लोगों ने बताया पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, आप लोग देख सकते हैं उसमें बताया
बताया गया है कि लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज अ फाइनाइट सम, लेकिन साइन एक्स जो है हमारा क्या है, इसको अगर सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इनफाइनाइट, तो इसलिए इसको लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एल आई, और ये भी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ये है हमारा, कंसीडर द सेट्स S1 इज इक्वल टू क्या है, x मॉड x इन जीरो टू इन्फिनिटी, या ऐसे कर जीरो टू इन्फिनिटी। S2 इक्वल टू सेम सेट है x मॉड x इन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, और फिर S3 हमारा क्या है, x मॉड x इन r, r मीन्स क्या, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो हमें चेक करना है कि ये जो सेट्स S1, S2, S3 क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स है या नहीं है, या फिर लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स है। तो बारी बारी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन S1 के लिए, तो अब देखो चूंकि क्या हो रहा है, मॉड x, ये जो फंक्शंस मान लेते हैं, ऐसा करते हैं थ्रू आउट f इक्वल टू एक्स और f2 इक्वल टू मॉड x हम ले लेते हैं। तो अब देखो f हमारा जो सेट है, इंटरवल है, क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, मींस पॉजिटिव रियल्स है। तो इस केस में क्या होगा, f1 तो x ठीक है, लेकिन f2 क्या हो जाएगा, इन फॉर S1 इन जीरो टू इन्फिनिटी f1 इक्वल टू एक्स और f2 इक्वल टू भी क्या होगा, x, क्योंकि जो इंटरवल क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, f1 इक्वल टू 1 इंटू f2। तो हमने क्या लिखा, f1 को एक को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया हम लोग। तो क्या हो गया, इस केस में जो S1 सेट है वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, S1 इज LD। अब देखते हैं दूसरे के लिए, फॉर S2 के लिए f1 क्या हो जाएगा, x, चलो ठीक है, और f2 क्या हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटरवल में है इसलिए ये ऐसा हो जाएगा। तो f1 इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, -1 इंटू f2। तो फिर से वही बात, f1 इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ f2 और f2 इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ f1, तो हेंस S2 इज LD। क्लियर। अब थर्ड की बात करते हैं। फॉर S3 f1 हमारा है x, f2 है मॉड ऑफ x। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लेट ए बी बिलोंगिंग टू फील्ड, यहाँ पे r है, r बी आर्बिट्ररी, ठीक है। तो अब देखो एक चीज, इफ, क्योंकि देखो क्या है ना कि हाँ, अब इस केस में क्या है कि जो x है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर इफ x बिलोंगिंग टू जीरो टू इन्फिनिटी, देन f2 हमारा क्या बन जाएगा, x। तो
एक मिनट, सच दैट ए F1 प्लस बी F2 इक्वल टू 0। हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट ए F1 प्लस बी F2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग अगर किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि दिस इज ओनली वैलिड इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर बोथ 0, देन वी कैन से दैट F1 एंड F2 आर linearly independent, that is the set S3 is linearly independent। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, अगर if x belonging to 0 to infinity, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए F1 क्या हो जाएगा, ए एक्स और फिर बी F2 x हो जाएगा इस केस में, बी एक्स इक्वल टू 0 से इट इक्वेशन 1। और दूसरा केस क्या होगा, इफ x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x, देन F1 तो x और F2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज इक्वेशन कैपिटल ए, तो ए क्या बन जाएगा, ए F1 x और फिर b क्या हो जाएगा, b तो ठीक है b ही है, और F2 क्या हो जाएगा, माइनस x। तो यहाँ पे हो गया ना माइनस b ऑफ x इक्वल टू 0, इट इज इक्वेशन 2। अब देखो इन दोनों में से हम क्या करते हैं, x को कॉमन निकालते हैं, तो इससे क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 0, मान लेते हैं ये इक्वेशन 3 है, इससे मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0, ये 4 है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऐड कर देते हैं 3 एंड 4 को, तो क्या होगा, a इक्वल टू 0 फ्रॉम 3 एंड 4, a इक्वल टू 0 और फिर b भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, द इक्वेशन a इज ओनली वैलिड इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू b इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, a b दोनों क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो ऐसे क्या पता चल रहा है कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है इस सेट में। मीन्स क्या हो रहा है, एक हम कोई अगर सेट की बात करें तो उसमें अगर चेक करना हुआ एक सेट पे लिनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, फिर उसके सबसेट्स पे चर्चा किए, तो पता क्या चला कि ये जो R पे, मतलब R पे अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है ये सेट, हमारा सेट तो हमारा सेम ही है ना, फंक्शन क्या है, x mod x, x mod s, x mod x। तो क्या हो रहा है कि ये सेम ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि R में ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके सबसेट्स पे जरूरी नहीं है कि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट ही हो। ठीक है, ये इससे ये हमें पता चलता है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इफ u v w r l i then prove that, पहला ये है u प्लस v माइनस ट्वाइस ऑफ w, u माइनस v माइनस w एंड u प्लस w आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। और दूसरा जो है u प्लस v माइनस थ्राइस ऑफ w, u प्लस 3v माइनस w एंड v प्लस w
आर लीनियरली डिपेंडेंट, हमें ये प्रूव करना है। तो एक हम कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, वो आसानी से हो जाएगा। तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब देखो क्या है, तीन एलिमेंट्स दिया हुआ है एक सेट में, तो हमें क्या प्रूव करना है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बस बेसिक पे जाएंगे सीधा। हालांकि आगे अगर इस चीज को कैसे हो रहा है वो समझ जाएंगे तो फिर वो सीधा हम लोग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो दिया हुआ सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, इस तरह के प्रॉब्लम्स में। तो पहले एक को देखते हैं, उसके बाद फिर पहला। तो देखो मान लेते हैं क्या, ए यू प्लस वी माइनस ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू प्लस बी यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू प्लस सी यू प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, हाँ, इक्वल टू 0। और जहां ए और ए बी सी किसका एलिमेंट है, फील्ड का ही एलिमेंट होगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हमें अगर किसी तरह से ये पता चल जाए कि दिस स्टेटमेंट या दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए बी सी ऑल आर 0, तो क्या कहेंगे कि दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। बेसिक तो यही हमारा। तो अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे ना, रीअरेंज करने का मतलब कि u के कोफिशिएंट्स को एक साथ, u और फिर v को एक साथ और w को हम डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं। तो ऐसा मिलेगा a यहाँ, फिर यहाँ पे b और फिर यहाँ पे c हो जाएगा टाइम्स u, फिर वैसा ही क्या हो जाएगा प्लस a माइनस बी, a हाँ माइनस बी इंटू वी प्लस माइनस 2a माइनस बी प्लस सी इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 0। माइनस 2a ये हो गया माइनस बी प्लस सी इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये 0 है तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज, क्योंकि ये सब क्या है, u v w तो वेक्टर्स है, तो इस केस में ये वैलिड तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और फिर क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू 0, और फिर ये माइनस 2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, इसको ऐसे लिखना होगा ना, 1 1 1, कोफिशिएंट्स को लिखते हैं, ए की कोफिशिएंट 1, बी की कोफिशिएंट 1, सी की कोफिशिएंट 1। फिर यहाँ पे ए की कोफिशिएंट क्या है 1, बी की कोफिशिएंट -1, सी की कोफिशिएंट 0, फिर ए की कोफिशिएंट -2, बी की कोफिशिएंट -1, सी की कोफिशिएंट 1 इंटू ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 0 0। अब इसको वापस अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगर ये हमारा, इसमें रिड्यूस करते हैं इसको पाइवोट्स के फॉर्म में या एप्सिलॉन फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, ये मान लीजिए हमारा ये 1 है, तो 1 गिव्स क्या हो जाएगा, रो रिड्यूस फॉर्म। रो 1 में क्या है 1 1 1 ही है। रो 2 में हम क्या करेंगे, रो 2 में अप्लाई करते हैं, मान लिया जाए ये हमारा ये है R1, ये R2, ये R3। अब हम क्या करेंगे, इधर रफ में हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं कि R2 में जो है क्या अप्लाई करते हैं R2 माइनस हाँ R2 माइनस R1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1, और फिर क्या हो जाएगा -2, और फिर क्या हो जाएगा -1, और फिर इसमें क्या करेंगे
R3 में अप्लाई करेंगे क्या? R3 माइनस R3 सॉरी R3 माइनस 3/2 इंटू R2। तो ऐसे में क्या बन जाएगा, ये हमारा 0 और फिर ये हो जाएगा 0, ये हो गया क्या 5/2। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा ए बी सी। एक्चुअल में होता क्या है ना कि इसमें हम जो ऑपरेशन लगाते जाते हैं, रो ऑपरेशन लगाते जाते हैं, साइमल्टेनियसली क्या होता है कि राइट हैंड साइड में जो वेक्टर है उसमें भी अप्लाई करते जाएंगे। लेकिन चूंकि क्या है, एक सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस है, तो इसमें कुछ भी कर लेंगे क्या होगा, ये तो जीरो ही देगा ना। तो अब देखो यहां तक समझ में आ गया बात। अब क्या करेंगे अब इसको वापस हम क्या करते हैं, इक्वेशंस के फॉर्म में ले आते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, 1 फिर प्लस ये क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और फिर क्या हो जाएगा माइनस ट्वाइस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, और फिर साथ ये हो जाएगा 5/2 इंटू सी इज इक्वल टू 0। अब देखो इससे जो लास्ट इक्वेशन है उससे क्या मिल रहा है, सी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू 0। अब सी इज इक्वल टू वापस क्या करेंगे, 0 यहाँ पे पुट कर देंगे, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू 0, और बी और सी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, ए बी सी क्या मिल रहा है, तीनों 0 मिल गया। तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि this statement is, yeah, this equation is only valid if all the coefficient scalars a b and c are 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, the given set is linearly independent। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लोग कहेंगे ना कि अगर ये हमारा मैट्रिक्स है, इस अगर ये हमारा इस टाइप के जो वेक्टर्स दिए गए हैं और उसको अगर इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, और लिखने के बाद अगर दिए हुए मैट्रिक्स का जो रैंक है, अगर 3/3 का मैट्रिक्स है उसका रैंक रैंक कितना है, यहाँ पे 3 है, 3 आ गया तो क्या कहेंगे, ये द गिवन सेट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। अगर 3 से कम हुआ तो क्या होगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल जाएगा ना, फिर उस केस में क्या होगा, द गिवन सेट इज लिनियरली डिपेंडेंट। मीन्स क्या कि ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर तो क्या कहेंगे, ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन ही है ना, तो क्या कहेंगे द गिवन सेट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया तो कहेंगे क्या, द गिवन सेट इज लिनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, और इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, सीधा क्या करेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। अब देखो आइसलॉन फॉर्म में अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक, आइसलॉन फॉर्म क्या मतलब, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक अगर उसके साइज के बराबर हो जाए, या यहाँ पे क्या है 3/3 की मैट्रिक्स है और इसका रैंक कितना आ गया, 3 आ गया, तो अगर तो उस केस में क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा तो फिर क्या होगा, वो लीनियर, द गिवन सेट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो इन शॉर्ट अगर ऐसा प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम में आए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में आए, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम को छोड़ दो, उसमें तो डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक सीएसआई या नेट गेट टीआईएफआर एनबीएसएम ऐसे आप एग्जाम्स में अपियर होते हो, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड, मैट्रिक्स सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इससे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो बनेगा, देखो पहले देखो अगर सिर्फ इसकी बात करें तो इससे जो कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा ना, वो 1 1 -2 होगा ना, और फिर 1 -1 -1, और फिर 1 0 1, कुछ ऐसा दिखेगा। अब लेकिन देखो इसका अगर ट्रांसपोज हो, मिट गया, अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होगा, 1 1 1 1
क्या हम कर रहे हैं, 1 1 1 1 -1 0 -2 -1 1, ये आ गया। तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो क्या मैट्रिक्स है, अभी जो हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ए बी सी के टर्म में जो डिफाइन किया था, मतलब इसी को जो रिड्यूस किया था इसके जस्ट पहले वाला मैट्रिक्स, तो वो उसी के बराबर है। तो अब देखो ये चीज जानते हैं कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ट्रांसपोज ए दोनों सेम होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए दोनों सेम होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, अब इसका नहीं निकाल करके सीधा जो मैट्रिक्स जो इससे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा वो फाइंड आउट करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट सीधा फाइंड कर देंगे। अगर वो नॉन जीरो हुआ तो देन गिवन सेट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, अगर वो जीरो हो गया डिटर्मिनेंट देन गिवन सेट इज लिनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, बस इतना ही शॉर्टकट में वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चल जाएगा। लेकिन आप यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम देने जा रहे हो, बीएससी एमएससी बीटेक एग्जाम्स में, तो उसमें आपको ये प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना होगा, तभी मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।